हेलो दोस्तों, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइड्स, आज अपन देखते हैं कक्षा 10वीं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर। प्रश्न उत्तर देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के अभ्यास प्रश्न को हम आज करते हैं। सो गाइड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें अभ्यास प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। देखिए क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी। हमने सत्ता की साझेदारी मतलब शेयरिंग ऑफ पावर के बारे में इस लेसन को हमने पढ़ाया था, समझाया था, बड़े ही इंटरेस्टिंग मूड के साथ समझाया था गाइड्स। यदि आपने वो लेक्चर देखा होगा या पढ़ा होगा, वो 2 वीडियो डाली थी हमने, यदि वो आपने पढ़ी होगी तो गाइड्स आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आधुनिक समय मतलब अभी सत्ता की साझेदारी के हमको रूप बताना है। हमने सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन किया था गाइड्स। जैसे आपको ध्यान होगा कि हमने एक बताया था क्षैतिज रूप, इसका क्षैतिज रूप बताया था। और हमने कौन सा रूप बताया था गाइड्स? क्षैतिज रूप में हमने बताया था आपको कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी और इन्हीं के समन्वय से कानून चलता है। हमने बताया था, क्षैतिज रूप बताया था। इसके बाद बताया था गाइड्स ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या होता है गाइड्स? जिसमें शासन कैसे चलती है? ऊर्ध्वाधर रूप शासन का बंटवारा, साझेदारी का ऊर्ध्वाधर रूप बताया था हमने, जिसमें शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से गाइड्स? केंद्रीय स्तर पर होती है शासन का विभाजन 3 स्तरों पे या 2 स्तरों पर विभाजित होती है, जिसमें ऊर्ध्वाधर संघानात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है उसको। मतलब केंद्रीय स्तर होता है, उसमें फिर राजकीय स्तर होता है और फिर होती है स्थानीय सरकारें। और जो तीसरा रूप बताया था गाइड्स, तो उसमें हमने बताया था सामुदायिक सरकारें। मतलब भाषा के आधार पर बहुत सारी सरकारें बनाई जाती हैं दबाव के आधार पर। जैसे कि हम देखते हैं कि मजदूर वर्ग की सरकार आ जाती है, मजदूर वर्ग होते हैं। सभी समुदायों को सभी को अहमियत दी जाती है, जिसमें महिला सीट भी आ जाती है। हम देखते हैं सब समुदाय को बराबर भागीदारी के साथ अपनाया जाता है गाइड्स, उसी को कहते हैं हम सामुदायिक सरकार के बारे में भी देखा था। और जो चौथा बंटवारा देखा था गाइड्स, तो उसमें हमने देखा था गठबंधन की सरकार। जैसे हमने देखा था कि 1992 में इसको प्रभावशाली मिली, 1992 में यह प्रभावशाली रूप में सामने आई गठबंधन की सरकार। जब किसी भी समुदाय का जब कोई नेता स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन की सरकार का निर्माण हुआ था गाइस। तो हम आप देखते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर, आंसर की ओर देखते हैं अपन इसका आंसर कि अभी लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का उदाहरण भी दें। बताएं सत्ता की साझेदारी क्या है अभी अभी अपने लोकतंत्र में। हम देखते हैं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। निम्नलिखित जो इस प्रकार हैं गाइड्स। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। अब विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा मतलब क्षैतिज रूप हुआ गाइड से, क्योंकि क्षैतिज रूप में हमने बताया था विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं सत्ता के, शासन के। कार्यपालिका होती है गाइड्स, जो कानूनों का विधायिका होती है। विधायिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। और जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका होती है गाइड्स, जो कानूनों को बनाती है। और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें शासन के विभिन्न अंगों के बीच विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें से सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं गाइड्स। जैसे कि सत्ता के विभिन्न अंग मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सभी एक साथ में रह करके कानून अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता की असीमित प्रयोग नहीं करता है। हर अंग दूसरे पर अंकुश, विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब जो गैस हमने देखा कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को देखा हमने, वो एक दूसरे पर अंकुश नहीं होता है उन पर, और वो लोग ना ही कोई पावरफुल होता है ना ही कोई ज़्यादा नीचे होता है। एक दूसरे का अंकुश बना रहता है और संतुलन भी बना रहता है।
इसमें सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका और भारत के हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करवाती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है, मतलब उसकी जांच करती है न्यायपालिका। ये होते हैं कार्यपालिका विधायपालिका के कार्य होते हैं गाइस। न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका के संसद के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। किसकी? न्यायपालिका की नियुक्ति। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करते हुए उन पर नियंत्रण रखती है गाइस, और सब मिलजुल कर काम करते हैं गाइस। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार। देखते हैं हम कि जो विधायिका होती है वो क्या करती है गाइस, कानून को निर्माण करती है, और कार्यपालिका जो होती है वो कानूनों का क्या करवाती है गाइस, पूरे में उसको फॉलो करवाती है। कार्यपालिका में सदस्य होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि केंद्रीय लेवल में प्रधानमंत्री और राजकीय लेवल पे हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री होता है गाइस। और जो न्यायपालिका होती है गाइस, तो वो न्यायपालिका ये बने हुए कानूनों की जांच करती है कि ये बना हुआ कानून है जो वो संविधान के अनुसार भारत चल रहा है या नहीं चल रहा है। किसका काम होता है? न्यायपालिका का। ये तीनों मिलकर के काम करती हैं। और यदि हम देखते हैं कि न्यायपालिका इनको भी देखती है कि गलत कानून को नहीं लगा रहे हैं, तो इनका निरीक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। लेकिन हम देखते हैं कि कार्यपालिका के सदस्य ही किसका नियुक्ति करते हैं? न्यायपालिका की करते हैं। और कोई भी कानून को यदि तो कार्यपालिका का नियंत्रण न्यायपालिका पर हुआ और न्यायपालिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर हुआ तथा विधायिका पर हुआ, और इसी प्रकार एक दूसरे से मिलकर के नियंत्रण और समन्वय की भावना से सब कार्य आसानी से कर ले जाते हैं। सो गाइस, अभी हमने देखा बनमाले में क्या देखा हमने कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती हैं। जो सरकार के हमने विभिन्न अंगों के बारे में बात की। कार्यपालिका, न्यायपालिका समन्वित होकर कार्य को करती है। अब हम देखते हैं सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा, ऊर्ध्वाधर रूप। विभिन्न स्तरों पे अब जो अपन स्तर अब देखेंगे, अपन ऊर्ध्वाधर रूप देखेंगे। ऊर्ध्वाधर रूप के बारे में इसी वीडियो में हम फर्स्ट में बता चुके हैं। ऊर्ध्वाधर रूप वो होता है जिसमें केंद्रीय सरकार सबसे ऊपर होती है, फिर होती है राजकीय सरकार, और राजकीय सरकार के बाद होती है स्थानीय सरकार। राजकीय मीन्स होता है प्रांतीय सरकार, मतलब प्रांतीय सरकार मीन्स राज्य सरकार। जैसे मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार है, और 28 प्रांत है, उनकी सरकारें। केंद्रीय में प्रधानमंत्री आएगा, प्रांतीय में सब देशों के मुख्यमंत्री आएंगे। उसी प्रकार होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में हम देखते हैं मेयर वगैरह, सरपंच वगैरह भी आ जाते हैं गाइड्स। ये होती है ऊर्ध्वाधर बंटवारा, मतलब सरकार के विभिन्न स्तरों का बंटवारा, स्तरों पर बंटवारा। संपूर्ण देश की एक सरकार को संघ सरकार व केंद्र सरकार कहते हैं। देखिए, जो संपूर्ण देश की जो एक सरकार होती है उसको क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार कहा जाता है, या फिर संघ सरकार भी कहते हैं। किसको? एक सरकार को। फिर उसके नीचे कौन आता है? राज्य या प्रांत की सरकार आती है। राज्य आता है या फिर प्रांत आते हैं। जैसे अपने यहाँ पे केंद्र क्या हो गया? दिल्ली हो गया, क्योंकि अपनी राजधानी भारत की क्या है? दिल्ली है। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है? प्रांत वगैरह। मतलब अब यहाँ का केंद्र का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। प्रांतों में अलग अलग सरकारें बनती है, जिन्हें राज्य सरकार कहते हैं। संविधान का यह वर्णित है कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। मतलब जो केंद्रीय सरकार में होता है, फिर प्रांतीय सरकार, और फिर स्थानीय सरकार में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहा जाता है गाइड्स, या विभिन्न स्तरों में बंटवारा, मतलब केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर में। भारत में केंद्र और राज्य के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी होती हैं। हम देखते हैं भारत में कि केंद्र और किसी देश में केंद्र और प्रांत की सरकारें होती हैं, लेकिन हमारे भारत में स्थानीय
सरकारें भी होती हैं जो काम करती हैं, स्थानीय रूप में कार्य करती है। जैसे अपन नगरों में काम करती है, अपने ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत होती है अपने गांव में। संविधान में सत्ता के बंटवारे के विषय में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, इसमें सरकार के तनाव उत्पन्न ना हो। गाइड्स क्या हुआ है, हम देखते हैं कि संविधान में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार है, तो सबके कामों को सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिसमें इनमें प्रॉब्लम ना हो काम के ऊपर कि हम ये हमारा अधिकार है, ये हम कानून बनाएंगे इस पर, इस विषय पर, या राज्य सरकार कहे कि हमारा विषय है, हम कानून बनाएंगे। तो गाइड्स केंद्र सरकार के लिए संघ सूची बनाई गई है, जिस पे संघ सूची में जो विषय हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं विदेश से संबंधित विषय हो जाते हैं, या रक्षा से संबंधित, रक्षा मतलब सेनाएं जो होती हैं, वायुसेना, थल सेना, इन पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है गाइड्स। और जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार मतलब कि जैसे प्रधान अपने मुख्यमंत्री वगैरह है, तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री और हर देश के अपने अपने मुख्यमंत्री अपने जैसे कि हम देखते हैं उस पर कानून बनाते हैं। कृषि पर कानून बना सकते हैं, कृषि के साथ साथ वहाँ का प्रशासन कैसा चल रहा है, न्याय व्यवस्था कैसी चल रही है, उस पर कानून बनाया जा सकता है। और एक तीसरा कानून बनाने की होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में गाइड्स राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाए जाते हैं, और यदि इनमें कभी झगड़ा हो जाता है तो केंद्र सरकार का ही मान्य होता है कानून, तनाव उत्पन्न ना हो। भारत और बेल्जियम में ऐसा संविधान है। कैसा मतलब केंद्रीय स्तर पर सरकार है, प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। गाइड्स देखते हैं आगे तीसरा नंबर पॉइंट क्या है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, सामुदायिक प्रशासन। अब देखते हैं अपन सामुदायिक प्रशासन या फिर विभिन्न सामाजिक समूह के होते हैं गाइड्स, अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं। अपन देखते हैं जो कमजोर वर्ग है। संविधान के कुछ देशों के संविधान में यह प्रावधान है कि कमजोर समुदाय या महिलाओं जैसे अल्पसंख्यक हैं कमजोर समुदाय, या विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी हो, जिससे लोगों में स्वयं को शासन से अलग ना समझें। इसीलिए सामुदायिक सरकार का होना बहुत ही जरूरी है गाइड। सामुदायिक सरकार मतलब कि समूहों में सत्ता का बंटवारा। जैसे अपन देखते हैं कभी महिला सीट आ जाती है तो कभी अल्पसंख्यक दूसरों की सीट आ जाती है, तो कभी हम देखते हैं कि हरिजन पिछड़ा वर्ग की सीट आ जाती है, उसमें ओबीसी नहीं बन पाता है, या महिला सीट आती है तो पुरुष नहीं बनेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं का लेवल बिल्कुल ही क्या था, कमजोर था, जिससे वो कभी प्रधानमंत्री, कभी भी सरपंच या फिर कुछ भी बड़े पदों में या फिर इनमें शासन के प्रशासन में भागीदारी नहीं हो पाती थी गाइस, तो उनको भी आरक्षण दिया गया, उनको सामुदायिक सरकार भी आती है, उनके मध्य संविधान में ही बंटवारा कर दिया गया है। ऐसे यहाँ एक कहाँ होता है गाइस, बेल्जियम में होता है और बेल्जियम में और भारत में भी होता है गाइस। अपने यहाँ पे देखते हैं महिला सीट आ जाती है तो कभी ओबीसी, कभी जनरल, तो कभी एसटी एससी, मतलब सभी को मौका दिया जाता है एक न एक बार। वहाँ पे वही लोग खड़े होते हैं जिसकी सीट आती है, फिर दूसरे ओबीसी या फिर दूसरी कैटेगरी के लोग खड़े नहीं होते हैं। गाइस देखते हैं जो चौथा बंटवारा है, चौथा जो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी वो कौन सी है, रूप है राजनीतिक दलों का दबाव समूह द्वारा सत्ता का बंटवारा। अब गठबंधन की सरकार भी आती है, मतलब राजनीतिक दलों का बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल मतलब अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह पार्टियों के हाथ में आज आती जाती रहती है। लोकतंत्र के व्यापार में ऐसा होता है गाइस। हम देखते हैं जैसे उद्योगपति होते हैं, उनका अलग दल होता है, औद्योगिक मजदूर कई संगठित हित समूहों को सक्रिय देखते हैं, सरकारी समितियों में सीधी भागीदारी करते हैं, और अमेरिका में इसका अच्छा उदाहरण है। अमेरिका में ऐसा देखा जाता है, गठबंधन की सरकार बन जाती है, अलग अलग विचारधारा के लोग, पार्टियां होते हैं, जैसे बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, और भी अलग होते हैं। देखते हैं अपन देखिए गाइस, जो अपन ने इतना बड़ा क्वेश्चन को अपन यदि कम नंबर में आ जाता है, यदि बड़े अंकों में आता है गाइस, यदि जैसे हम देखते हैं 10 नंबर में आ जाता है और आगे का आ जाता है, तो अपन इतना बड़ा लिख सकते हैं। यदि हमने इसको शॉर्ट भी कर दिया है, यदि ये छोटे नंबर में आता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस। यदि देखिए अपन ने, या फिर अपन को याद करने में भी प्रॉब्लम आएगी, जो इसके मेन वो है अपनी हेडिंग है, उनको हमने यहाँ पे कैटेगरी कर दिया गया है, बल्कि आंसर तो आपका वहाँ भी हो चुका है। लेकिन यदि आपको ऐसा लिखना
चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। यदि आपके पेपर के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, यदि आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप लिखिए, तो आप छोटे नंबर पे आता है तो अपन ऐसे लिखेंगे विभिन्न अंगों में बंटवारा। विभिन्न अंगों में बंटवारा मतलब आपको ऐसे में याद भी हो जाएगा। यदि आप गाइड से यदि सोचते हैं कि इनका मतलब हेडिंग आप याद करेंगे उसके अंदर, तो आप लिख पाएंगे। आपको लिखवाने में हमने समझा दिया है इतना। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में आप लिख देंगे कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है और न्यायपालिका क्या करती है गाइड्स, कानूनों का निरीक्षण करती है। और ये तीनों एक दूसरे पर दबाव भी होता है और स्वतंत्र भी होते हैं, कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता है। देखते हैं अपन दूसरा वाला बंटवारा कौन सा, विभिन्न स्तरों में बंटवारा मतलब ऊर्ध्वाधर रूप देखा हमने, जिसमें केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार होती है। एक यहाँ पे उदाहरण है, ये है बेल्जियम का उदाहरण है गाइड्स। अब देखते हैं हम तीसरा हम लिख सकते हैं सामुदायिक बंटवारा। सामुदायिक बंटवारा में हमने क्या देखा गाइस, जो आरक्षण वर्ग होते हैं मतलब महिला है, जैसे अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उनको भी हम सत्ता में भागीदारी दे सकते हैं, और ये होता है तीसरा सामुदायिक बंटवारा। चौथा हमने देखा गठबंधन या राजनीतिक दल भी देखते हैं अपन। देखते हैं हमारे देश में राजनीतिक दल भी बनाए जाते हैं, अलग अलग विभिन्न पार्टियां बनाई जाती हैं, जैसे भारत में देखते हैं अपन, और वहाँ पे भी देख लेते हैं अपन, ऐसा अमेरिका में भी देखते हैं गाइड्स। तो क्या है, अपन यदि शॉर्ट में आ जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं भी आता है तो आपको ये बड़े नंबर में आता है तो आप ये आगे हेडिंग तो आप ही याद कर लेंगे, और जब इतना याद आ जाएगा तो आप उसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा गाइस, देखते हैं आगे। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है गाइस, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। आपका सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है। ये सभी क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बुक के ही लिए हैं, अभ्यास प्रश्न करवा रहे हैं गाइस। भारतीय संदर्भ में मतलब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है गाइस कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण दीजिए और उसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए कि भारत में जो सत्ता की हिस्सेदारी है या सत्ता की साझेदारी है वो कैसी है, और उसका एक उदाहरण देना है कि और युक्तिपरक है और एक नैतिक कारण बताइए। क्या युक्तिपरक है या नहीं, नैतिक कारण क्या है और युक्तिकरण कारण क्या है। तो गाइस इसके कोई आंसर की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, भारत में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच भी किया गया है। सो गाइस ऐसा क्यों किया गया है, आप इनको देखिए। जैसे क्वेश्चन उसमें पूछा है युक्तिपरक कारण बताना है अपन को, नैतिक कारण। तो युक्तिपरक मतलब तर्क बताइए आप। अपन देखते हैं कि भारत कैसा देश है गाइस। पहली युक्ति तो यही है कि भारत एक घनी आबादी वाला देश है, बहुत ज़्यादा आबादी देश है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। आबादी 121, वहाँ की आबादी हम देखते हैं तो 121 करोड़ अरब करोड़ है। इसलिए पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना शांति व्यवस्था को संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है तथा इनके कार्यों का बंटवारा संविधान में वर्णित कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश को हितों को ध्यान में रखकर कार्यों को कर सकें। गाइस युक्तिपरक सबसे बड़ी युक्ति तो यही है हमारे देश की कि ऐसा क्यों किया गया। हमारे देश में क्या है कि विभिन्न स्तरों में शासन को बांट दिया गया है। जैसे केंद्रीय स्तर हो जाता है, ऊपर केंद्रीय स्तर में बांट दिया गया, फिर राज्य बनाए गए हैं, 28 राज्य बनाए गए हैं, और यहाँ पे स्थानीय शासन भी लागू किया गया है। सो गाइस ऐसा क्यों किया गया, सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा जनता है। हमने देखा था जो बेल्जियम है और श्रीलंका है जो हमारे एक राज्य के बराबर होंगी समथिंग पर, और हमारा देश 28, वैसे हमारे जैसे वहाँ का एक देश है, वहाँ पे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं उसी देश की तरह। सो गाइड्स इसलिए युक्तिपरक कारण यही है कि इसलिए इसको इनके कामों को भी बांट कर दिया गया है और स्तरों को भी बांट दिया गया कि अपनी अपनी जिम्मेदारी आप उठाएंगे तो इससे क्या होगा गाइड्स कि उनको प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी और आसानी से शासन व्यवस्था कायम हो पाएगी। अब देखते हैं इसका नैतिक कारण क्या है। तो नैतिक कारण देखिए, लोकतांत्रिक देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन
में नहीं हो पाएगी तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसीलिए भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों को वर्गीकरण किया गया है गाइड्स। हमारा नैतिक कारण इसका सबसे बड़ा क्या है गाइड्स, कि यदि एक केंद्र सरकार वश होगी तो क्या होगा कि यहाँ वह निरंकुश भी हो सकती है। अब देखते थे अपन राजतंत्रात्मक शासन चलता था, वहाँ पे निरंकुश राजा भी आ जाते थे जो कि अपनी मनमानी करते थे, और हमारे देश में इस विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है। इसका नैतिक कारण यही है कि अब कोई अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा, वो है केंद्र अपने, और संविधान में क्योंकि सबके काम बटे हुए हैं और सबका अधिकार लिखा हुआ है। और न्यायपालिका कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका देखने को है संविधान के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। सो गाइस, ये हुआ आपका तीसरा 2 क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए इस अध्याय में पढ़ने के बाद 3 छात्रों अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों हैं, आप बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे इस पाठ को पढ़ने के बाद, मतलब शेयरिंग ऑफ पावर, मतलब सत्ता को बांटने से संबंधित, मतलब सत्ता का बंटवारा, सबके हाथों में शक्तियाँ होती हैं, अपन देखते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद, सत्ता की साझेदारी को पढ़ने के बाद जो 3 छात्र हैं उन्होंने अलग अलग निष्कर्ष निकाला। तो देखिए जैसे थम्मन गाइड, जो थम्मन है, उन्होंने क्या कहा, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मथाई ने क्या कहा, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देश के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद हो। अब औसफ जी क्या कहते हैं, हर समाज में सत्ता की भागीदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन हो या ना हो। और सब कहता है कि हर देश के लिए हर समाज में सत्ता की भागीदारी जरूरत होती है, मतलब सत्ता को बांटना या फिर शक्तियों को सबको देना, इकट्ठा मिलजुल कर रहना ही जरूरी होता है, चाहे वो में भागीदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा क्यों ना हो। जैसे बेल्जियम देखा था, बेल्जियम बहुत ही छोटा था, लेकिन उसमें भी सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी थी। श्रीलंका में हमने देखा था, यदि उसने ऐसा नहीं किया था तो उनका परिणाम गृह युद्ध हो गया था। तो गाइस, और तो इसमें क्या अपन देख रहे हैं कि हमको निष्कर्ष निकालना है कि किसका सही है, क्या थॉमसन कहते हैं या औसफ सही कहते हैं, या एक और वो थे, कौन थे, मथाई जी सही बोल रहे हैं। सो गाइस, देखते हैं अपन यहाँ पे, हम औसफ के निष्कर्ष से सहमत हैं। अब औसफ का निष्कर्ष जो है गाइस, वो सही लगता है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन हो या ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता ही क्या है कि लोगों की सुनना, और जब सबकी भागीदारी होगी, सबकी जिम्मेदारी होगी तो शासन व्यवस्था होगा। क्योंकि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने गांव में जो सरपंच अच्छे तरीके से गांव को जान सकता है, तो क्या उतना प्रधानमंत्री जान सकता है अपने गांव की, वो तो कभी आता है, वो तो अपन देखते हैं कि हर गांव में जा पाना उनका मुश्किल होता है। तो हर कोई जिम्मेदारी को संभालेगा तो वह अच्छा शासन व्यवस्था कहा जाएगा, है ना। तो और सबकी भागीदारी भी होगी, एक आदमी निरंकुश भी हो सकता है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता है जो लोग लोकतंत्र का मतलब होता है जो लोग इस शासन की व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। जो लोग अब अपने जैसे किसी भी पिता के 4 बेटे होते हैं, सबके पास शक्तियाँ बांट दिया जाती हैं, तो वो शासन भी अच्छा, उनका घर भी अच्छा चलता है, और उनको बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होती कि पिता ने हमको भी दिया और हमको भी दिया, तो उनको बेगानापन भी महसूस नहीं होता है गाइस। उसी प्रकार अपना राज्य है। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह में व्यवस्था को जोड़ते हैं, सभी को जोड़ा जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स क्या है गाइड्स, वहाँ की राजधानी है। कहाँ की, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मार्चटैम के मेयर ने, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो गाइड्स, जो यहाँ पे मर्चेंटैम थे, उन्होंने अपने यहाँ
बताया है। अपने यहाँ लोगों के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें से डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर से लोगों से जोड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावनाओं को मेल खाता है? अपने जवाब को करीब 50 वर्डों में आपको लिखना है, शब्दों में। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा पर रोक को सही बताया है कि जो लग गई है। डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश में लोगों से जोड़ने में मदद मिलेगी। क्या ऐसा हुआ था? सो गाइड देखते हैं, उत्तर देखते हैं। स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावनाओं के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे। इसलिए स्कूलों में फ्रेंच में रोक लगाना सही नहीं था, क्योंकि यह ऐसा करने से फ्रेंच वाली भाषाओं की भावनाओं का हनन होता था। बेल्जियम में सभी भाषाओं को गाइड्स समान अधिकार दिए गए थे, किसी भाषा के साथ भेदभाव नहीं किया गया था। तो ऐसा करना, यदि वो ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है कि फ्रेंच की भाषा बोलने वाले लोगों को क्या हो जाती है, उनकी भावनाओं को हनन होता है। उनको लगेगा नहीं कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को उन्होंने मिटा दिया है। सो गाइड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए उद्धरण के ध्यान से पढ़ें और उसमें सत्ता की साझेदारी को जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान के निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों का अधिकार देने की जरूरत है, महात्मा गांधी ने कहा था। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है और यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलताओं को बढ़ाने से उपाय से पंचायतों को अधिकार देना भी जब विकास योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो उन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। यदि पंचायती राज आती है तो इसमें बताया गया है, महात्मा गांधी जी कहते हैं, तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, योजनाओं पर नियंत्रण रहेगा, लोग वहीं पर हैं तो वहाँ की समस्याओं को जानेंगे कि नहीं जानेंगे। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती लोकतंत्र की नींव मजबूत करेगा। तो क्या आपको सही लगता है? आप इसमें बताया गया है, उत्तर में लिखना है अपन को, जो गांधी जी ने पंचायती राज की व्यवस्था बताई थी उन्होंने। इस उद्धरण में बताया गया कि पंचायत के स्तर पर सत्ता का बंटवारा जरूरी है। उन्होंने क्या, क्योंकि अब इस गांधी जी पंचायती राज चाहते थे हमेशा से, तो अपन इसमें बताया गया है इस वाले इसमें कि सत्ता का बंटवारा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलताएं बढ़ेंगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि पंचायत में अपने पास के लोग होते हैं, अपने ही गाँव के लोग होते हैं, बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याएं वहाँ के लोग भली भांति समझते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब गांव के लोग ही पंचायत में बैठेंगे और योजनाएं बनाएंगे तो वो ज़्यादा सफल होंगी, क्योंकि जब गांव के लोग ही होंगे तो वो लोग इतना तो समझेंगे कि हमारे गांव में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी नहीं, कौन सी योजना आनी चाहिए। हाँ, तो कौन सी योजना आना चाहिए करने के लिए जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपे जाएं जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। तो उनका कहना था कि पंचायतों को क्या अधिकार दिए जाएं जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो, लोग अपने लिए ही कानून बनाएं और स्थानीय शासन ने ला करके यही हो गया है। गाइस, अब हर गाँव में पंचायत अपन देखते हैं, ग्राम पंचायत की व्यवस्था होती है, नगर पालिका की व्यवस्था होती है। तो इससे ही पहले स्थानीय शासन नहीं था, 1992 से यह प्रभावशाली हुआ है। गाइस, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, सत्ता के बंटवारे में प्रश्न और पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के पक्ष में है उसकी पहचान करें और नीचे कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। देखिए गाइस, इसमें क्या दिया गया है, पक्ष और विपक्ष में सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया गया है, पक्ष में और विपक्ष में। अब उनमें से जो सही है उनके चुनाव करना है अपन को और सत्ता की उसके कोड में लिखना है। देखते हैं क्या दिया हुआ है, कौन से सही है उनको अपन को लिखना है, कौन से नंबर में आएंगे, कौन से सही है। देखिए क्वेश्चन का है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया गया है कि यह समुदाय के बीच टकराव कम करती है। का नंबर पक्षपात का अंदेशा कम करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका के रखती है, बड़ी देर में निर्णय मिलता है। क्या ये सही है? घ नंबर विविधताओं को अपने में समेट लेती है। ये सही है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। क्या ये सही है? या च नंबर सत्ता के में लोगों की भागीदारी को बढ़ाती है। ये सही है। या घ नंबर देश की एकता को कमजोर करती है। सो गाइस देखिए, आप मिलाइए इसमें क्या अपना का वाला सही था। का नंबर बोल रहा था, क्या बोल रहा था, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, बिल्कुल राइट। तो अपना का तो हो जाएगा, ये फर्स्ट में का है, अपन देखते हैं। और खा पक्षपात का अंदेशा कम करती है। सो गाइस ये भी राइट है, इसमें पक्षपात नहीं होता है, सबकी सरकार आती है, हम देखते हैं सबको आरक्षण दिया जाता है, जैसे अल्पसंख्यक को भी सीट आ जाती है। तो खा नंबर ये भी सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, ये तो गाइस राइट रॉन्ग है, क्योंकि हम देखते हैं कि निर्णय ऐसा तो नहीं है कि अटका के रखती है सरकार, निर्णय लेती है। तो गा नंबर रॉन्ग है। गा तो आएगा नहीं। सो गाइस देखिए अपने सामने गा नहीं आया है। अब देखते हैं घा विविधताओं को अपने में समेट लेती है, बिल्कुल राइट। हमारे देश में जैसे विविधता और सत्ता की साझेदारी के कारण हमारे देश में क्या है, विविधताओं को अपने समेटे हुए है, तो घा नंबर भी राइट आएगा। और अस्थिरता आपसी फूट को बढ़ाती है, ये तो नहीं बढ़ाती है। आपसी फूट को क्या बढ़ाती है? ऐसा तो श्रीलंका में हुआ था जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं थी, तो इंगा तो नहीं आएगा, तो इसमें इंगा नहीं है। 4 नंबर देखते हैं, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, बिल्कुल बढ़ाती है गाइड्स। सभी राज्य के लोग जाते हैं सत्ता में, तो 4 नंबर राइट है। छा देखते हैं, देश की एकता को कमजोर करती है, जो कि नहीं करती है। तो अपना राइट आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट ही हो जाएगा। सा नंबर अपने देखते हैं कि पूरे राइट हैं, तो सा नंबर का खा गा घा चा ये राइट है। चलते हैं आगे, कौन सा प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं गाइड्स। यहाँ 7 लिखना हम भूल चुके हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता बताई जा रही है गाइड्स। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता के बारे में निम्नलिखित बयानों पर चर्चा कीजिए और सोचिए क्या राइट है क्या नहीं है गाइड्स। इनमें भी देखना है अपन को कि बेल्जियम में कैसी सरकार थी। आपको बेल्जियम की कहानी हमने स्टोरी रूप में बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था लेसन में, जिसने भी वो वीडियो देखा होगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी, वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकेगा। का नंबर क्या है? बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक थे और फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे थे। क्या ऐसा था गाइड्स कि डच भाषी थे जो बहुसंख्यक थे, ये तो सही था, लेकिन फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे थे, अल्पसंख्यक होते हुए भी। खा नंबर देखिए, सरकार की नीतियों में सिहली भाषी, ये कहाँ की बात हो रही है गाइड? श्रीलंका की। सिहली भाषी कहाँ पे बोल रहे थे? श्रीलंका में। सरकार की नीतियों में सिहली भाषी बहुसंख्यक पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रभाव कर रहे थे। हाँ, बहुसंख्यक थे तो अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। गा नंबर देखते हैं, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा को तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका में तमिलों ने सत्ता की संघीय ढांचे में बांटने की मांग की। ये तो राइट है, इन्होंने कहा था। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की तरह की जगह संघीय व्यवस्था को लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। ये भी राइट है गाइड्स। तो इसका राइट कौन कौन से हो जाएंगे गाइड्स? अपन देखते हैं क्या का राइट था।
का नहीं था राइट। का में क्या बताया गया था? यहाँ पे बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया था, बल्कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या किया था कि बल के रूप में शासन चलाना चाहते थे आगे, लेकिन चला नहीं पाए। वो लोग सब क्या कर रहे थे, वहाँ पे संघीय व्यवस्था की स्थापना हो गई थी गाइस। तो अपन देखते हैं कि ये वाला इसमें का है तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो का अपन देखते हैं का इस सा में है तो सा वाला रॉन्ग हो जाएगा। खा अपन देखते हैं, खा तो राइट बताता है। इसमें खा वाला को क्या बोल रहा है? नीतियों में शहरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे थे। एक खा नंबर राइट है। एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए गाइड्स, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सॉरी, इसमें जो राइट है वो है का नंबर। देखते हैं अपन, का नंबर रॉन्ग है जो कि इसमें भी है, तो ये तो होगा नहीं। ये वाला रा वाला भी नहीं होगा। गा वाला गा खा, लेकिन अपन देखते हैं कि खा भी राइट है। तो खा में अपन देखते हैं जो तीनों आंसर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं माँ में। माँ में क्या मिल रहा है गाइड्स? अपन देख रहे हैं माँ में मिल रहा है खा, गा और घा, जो कि तीनों ये राइट हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सूची नंबर 1 में सत्ता के बंटवारे के स्वरूप में शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। तो अपन को यह करना है, सही जोड़ी बनाना है, मेल मिलाना है। देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सरकार का बंटवारा होना, ये कौन से में आएगा? विभिन्न अंगों के बीच सरकार का बंटवारा होना फर्स्ट का आएगा। देखिए गाइड्स, ये है मतलब अधिकारों का वितरण होना विभिन्न अंगों में, तो फर्स्ट का आ जाएगा खा नंबर। ये कौन से में है? फर्स्ट में खा। देखते हैं अपन, गा में इसमें भी है और इसमें भी है, फर्स्ट में खा, तो ये खा देखते हैं हमें यहाँ भी है यहाँ भी है। जो अपना फर्स्ट वाला तो राइट, ये वाला खा होगा। तो देखते हैं हम इन दोनों में से छांटते हैं। देखिए 2 नंबर, विभिन्न स्तरों में सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा होना। अब विभिन्न स्तरों में सरकार का बंटवारा होना मतलब कि अब क्या है, अब विभिन्न स्तरों में बंटवारा हो रहा है, मतलब कि अब संघीय सरकार में भी हो जाना, स्थानीय सरकार में भी हो जाना, ये है संघीय। तो इसका होगा घा। तो गाइड्स क्या है? 2 का घा कौन में है? देख रहे हैं अपन, 2 का गा में है। तो इंसान जो इसका राइट आंसर होगा वो गा होगा गाइड्स, क्योंकि ये दोनों आंसर मिल रहे हैं। इसमें अपन देख रहे हैं तीसरे नंबर में क्या है? का है, तो राइट है क्या? विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता की साझेदारी, ये क्या है? सामुदायिक सरकार में होती है। तो तीसरे का का, तो तीसरे का कौन से में है? देख रहे हैं अपन, इसी लाइन में मिल रहे हैं, गा में। चौथे में देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी में अपन देखते हैं ये कौन से में मिलेगा गाइड्स? ये मिलेगा गा नंबर में, गठबंधन की सरकार, मतलब 2 या 2 से अधिक सत्ता की साझेदारी, तो गा नंबर से मिल रही है। तो इनमें देख रहे हैं अपन कि 4 में गा किस में है? ये है। तो अपना आंसर जो मिल रहा है वो है आंसर राइट, वो है गा नंबर, ये है। सो गाइड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। देखिए जो अपन देखते हैं कौन सा राइट है, कोड के आधार पर अपन को जवाब देना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये तो राइट होगा कि नहीं होगा गाइड्स? बिल्कुल राइट होगा। तो फर्स्ट वाला। इसमें से सामाजिक समूहों का टकराव को घटाता है, सामाजिक समूहों के टकराव को घटाता है इसमें से जो सत्ता की साझेदारी होती है। सो गाइड्स राइट होगा। इन बयानों में से कौन सा सही है? अपन देखते हैं का नंबर आ और बा गलत हैं। आ और बा गलत हैं क्या? दोनों जो अपन देख रहे थे वो दोनों सही हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, का नंबर नहीं आएगा। खा नंबर आ और बा दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये तो सही होगा। तो आंसर राइट होगा कौन? खा नंबर, आ और बा दोनों सही हैं। गा नंबर और देख लेते हैं, आ और बा दोनों गलत हैं, ये भी रॉन्ग है।
इसमें लिखा है घ नंबर में आ गलत है लेकिन बा सही है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो गाइड जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर खा, मतलब आ भी सही है अपन देख रहे थे और बा भी सही है। इसमें लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और इनमें सामुदायिक झगड़ों के में जो हो सकते हैं विरोध को भी घटाता है। सो गाइड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा। आपको कैसे लगे आंसर? क्वेश्चन आंसर है आपके कंप्लीट होते हैं एनसीईआरटी बुक लेसन फर्स्ट के। सो गाइड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ये आपको पीडीएफ दिलाएंगे। सो गाइड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइड्स।